नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। एक और जो ग्रोथ है उसमें हमने बात की थी कि इसमें आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी जो शारीरिक बदलाव है, जो फिजिकल एस्पेक्ट है, वो आपके ग्रोथ में शामिल होते हैं। और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है, इसमें इंडिविजुअल की लाइफ का हर एक एस्पेक्ट शामिल होता है। और हमने डेवलपमेंट में बात की थी कि ये कॉन्सेप्शन यानी गर्भाधान से शुरू होती है और थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। तो यदि हम बात करें कि चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या आता है, सो चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू दी फिजिकल, इमोशनल, कोग्निटिव एंड सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू अडोलसेंस। मतलब कि जन्म से अडोलसेंस यानी किशोरावस्था तक बच्चे में जो भी फिजिकल, इमोशनल, कोग्निटिव और सोशल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, उसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये तो बात होगी चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, principle of individual differences, principle of predictability and principle of maturation and learning। तो चलिए अब एक एक करके हम सभी पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मतलब कि आपकी कंसेप्शन यानी गर्भाधान से शुरू होती है और थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी वूम टू टूम चलती है। मतलब कि ये आपके गर्भाधान मतलब कि कंसेप्शन से शुरू होती है और आपकी मृत्यु तक यानी आपकी डेथ तक होती रहती है। तो आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस। तो जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस है, ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो किसी सर्टेन पैटर्न को, किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि जो डेवलपमेंट है वो रैंडमली होती है या आपकी एक सीक्वेंस में होती है, एक पैटर्न में होती है। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे हैं, सबसे पहले वो बैठना सीखते हैं, उसके बाद वो क्राउलिंग सीखते हैं और फिर वो खड़े होना सीखते हैं और लास्ट में वो चलना सीखते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होती है, एक सीक्वेंस में होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की, यानी डायरेक्शन की दिशा का सिद्धांत। जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक डेफिनेटली डायरेक्शन में होती है, एक दिशा में होती है। तो इसमें हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, स्फेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो स्फेलोकॉर्डल है, ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी हेड टू टो होती है। मतलब कि जो बच्चा है वो पहले अपने हेड पर कंट्रोल गेन करता है, उसके बाद वो अपनी आर्म्स पर, फिर अपने लेग्स पर। मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो आपके सर से पाँव की ओर होती है। और दूसरा हम बात करेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल की, जिसका मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो आपके अंदर से बाहर की ओर होती है, यानी सेंटर टू पेरिफेरी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि पहले आपकी रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है और फिर आपके आर्म्स वगैरह डेवलप होते हैं। इसी के साथ आपने ये चीज देखी होगी कि ऐसा कभी नहीं होता कि पहले आपकी उंगलियां डेवलप हो और बाद में आपका हैंड डेवलप हो। पहले आपका हैंड डेवलप होता है, उसके बाद आपकी उंगलियां डेवलप होती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी बात होगी प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो कैसी होती है, अंदर से बाहर होती है, यानी सेंटर टू पेरिफेरी होती है। और जब भी हम बात करेंगे स्फेलोकॉर्डल डेवलपमेंट की, तो मतलब कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो हेड टू टो होती है, यानी सर से पाँव की ओर होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसमें हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके कैसे चीज़ों को करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे हैं, पहले वो अपने हाथ चलाना सीखते हैं, उसको यूज़ करते हैं और उसके बाद वो अपनी फिंगर्स को यूज़ करना सीखते हैं और फिर उसके बाद इन दोनों चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करके यूज़ करते हैं। इसी के साथ जो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया, मतलब कि हम अपने हैंड को और आईज को एक साथ कोऑर्डिनेट करके कोई चीज़ कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है, आपके प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में आते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी बात होगी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की, तो यहाँ हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की। नेक्स्ट अब हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन ये कहता है कि जितनी भी तरह की डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, कोग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, हर तरह की डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी इंटररिलेटेड है।
और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। मतलब कि डेवलपमेंट के जो भी टाइप है, जो भी एरियाज हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चा फिजिकली हेल्दी है, यानी यदि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी है, तो मतलब कि उसकी डेवलपमेंट के जो और एरियाज होते हैं, ये उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो यदि कोई बच्चा फिजिकली हेल्दी है, यानी उसकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी है, तो मतलब कि उसकी सोशल स्टेबिलिटी और उसकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो भी अच्छी होगी। तो आपको याद रखना है कि जितनी भी तरह की डेवलपमेंट है, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो डेवलपमेंट यानी विकास है, ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है। मतलब कि जो बच्चे हैं वो पहले जनरल एक्टिविटीज को करते हैं और उसके बाद वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज को कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो पूरा हाथ का यूज करते हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में जब वो बड़े होते हैं, तो वो सिर्फ अपनी फिंगर्स और अंगूठे से भी चीजों को पकड़ पाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो आपकी पहले जनरल होती है और उसके बाद वो स्पेसिफिक की ओर होती रहती है। मतलब कि आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। मतलब कि पहले हम जनरल चीजें सीखते हैं और उसके बाद हम स्पेसिफिक चीजों को करना सीखते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो होल टू पार्ट होती है, ग्रॉस टू फाइन होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत की। तो हम सभी जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी दो इंडिविजुअल कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं। अब चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, उनमें भी फर्क देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी दो इंडिविजुअल कभी भी सेम नहीं होते हैं। हर एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट होता है, अलग होता है। अब ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ये हर एक इंडिविजुअल को अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है और ये उसकी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कुछ इंडिविजुअल को सिर्फ एक बार पढ़ के चीजें लर्न हो जाती हैं और कुछ को वही चीजें 3-4 बार पढ़नी पड़ती हैं। तो ये सभी चीजें आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ये इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। तो जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है, ये कहता है कि हम डेवलपमेंट को, यानी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कि यदि किसी इंडिविजुअल को डेवलपमेंटल प्रोसेसेस की नॉलेज है, तो वो किसी भी चाइल्ड के नेचर को, उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकता है, उसका अनुमान लगा सकता है। तो यदि हम बच्चे की डेवलपमेंटल प्रोसेस को ध्यान में रखें, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे कब बोलना शुरू करेंगे और कब वो चलना शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये दोनों ही आपके मैच्योरेशन और लर्निंग के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है, ये मैच्योरेशन और लर्निंग का प्रोडक्ट होता है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि आपके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है। मतलब कि पहले बच्चा सिंपल चीजों को सीखता है और फिर वो कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे होते हैं, पहले वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू चीजों को लर्न करते हैं और बाद में वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सीखते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मैच्योरेशन और लर्निंग है, दोनों ही डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी के साथ डेवलपमेंट के बारे में आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट का रेट है, वो सभी इंडिविजुअल के लिए सेम नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट है, वो हर एक पर्सन में सेम पेज से नहीं होती है। जो डेवलपमेंट का रेट है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और इसी के साथ आपको डेवलपमेंट के बारे में ये भी याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है, ना कि लिनियर। मतलब कि आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी स्पाइरल होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की और इसमें हम बात करेंगे हेरिडिटी, फिजिकल फैक्टर्स, इंटेलिजेंस और इमोशनल फैक्टर्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी की। तो यदि हम बात करें कि हेरिडिटी क्या होती है, तो जो भी गुण, जो भी ट्रेड्स एक बच्चे को उनके माता पिता से विरासत के रूप में मिलते हैं, उनको हम हेरिडिटी कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। तो जो हाइट है, वेट है, बॉडी बिल्ड है, ये सभी जेनेटिकल फैक्टर यानी हेरिडिटी पर डिपेंड करते हैं। और आपको याद रखना है कि जो हेरिडिटी है, ये बच्चे की ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को काफी हद तक प्रभावित करती है। और आपको याद रखना है कि जो जेनेटिक फैक्टर है, यानी जो हेरिडिटी है, ये बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये बच्चे की ग्रोथ रेट को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं।
नेक्स्ट अब हमारे पास है फिजिकल फैक्टर। तो आपको याद रखना है कि जो फिजिकल फैक्टर है ये बच्चे की डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और कभी कभी बच्चे की डेवलपमेंट पर ये जो फिजिकल इन्फ्लुएंसेस होती है इन्हें कंट्रोल करना इजी होता है। अब यदि हम बच्चे को न्यूट्रिशनल डाइट दें तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे की बोन्स, मसल और उसके जो इंटरनल ऑर्गन है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है, ये सभी बच्चे की डेवलपमेंट को एक पॉजिटिव मैनर में अफेक्ट करते हैं। और यदि बच्चा कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उससे क्या होता है, उससे इसकी जो हेल्थ है वो काफी अच्छी रहती है। तो आपको याद रखना है कि जो फिजिकल फैक्टर होते हैं ये बच्चे की डेवलपमेंट को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की। तो आपको याद रखना है कि जो इंटेलिजेंस है ये बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बच्चे जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो ज्यादा फास्ट ग्रो होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो ज्यादा तेजी से होती है। और ऐसे बच्चे जो कि कम इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने में ज्यादा समय लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो स्लो स्पीड से अपने डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने डेवलपमेंटल टास्क को ज्यादा जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो इंटेलिजेंस है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इमोशनल फैक्टर्स की। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे इमोशनल फैक्टर्स बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो इमोशनल फैक्टर है ये बच्चे की डेवलपमेंट के सोशल, मेंटल, फिजिकल और मॉरल लेवल को प्रभावित करते हैं। और इसी के साथ साथ ये उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी प्रभावित करते हैं। तो जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ये बच्चे को हेल्प करती है कि वो अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से रेसिप्रोकेट कर पाए। ठीक है, मतलब कि अपने एज के अकॉर्डिंग वो सही से रिस्पॉन्ड कर पाए और अपने इमोशन को वो रेगुलेट कर पाए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम बात करेंगे फैमिली, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली की। तो हम सभी जानते हैं कि जो फैमिली है वो बच्चे को शेप करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि किसी बच्चे और उसके पेरेंट्स के बीच में काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड है तो वहाँ देखा जाता है कि बच्चे की डेवलपमेंट सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। यदि कोई बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, किसी बड़ी फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि उसे मॉरल वैल्यूज, एजुकेशन और सपोर्ट दिया जाता है। और दूसरी तरफ यदि बच्चे छोटी फैमिली में रहते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि ऐसे बच्चे वो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। और ऐसे बच्चे जो कि किसी स्ट्रेसफुल फैमिली एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहां पे देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज को एक्सपीरियंस करते हैं। और दूसरी तरफ ये चीजें उसकी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट की। तो बच्चा किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ये बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जो बच्चे का फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है कि उसका घर कैसा है, उसका नेबरहुड कैसा है, क्या वहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, पॉल्यूशन है, तो ये सभी चीजें बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की। तो बच्चा कैसे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन में बड़ा हुआ है ये भी उसकी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। अब कोई ऐसा बच्चा जिसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं तो उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उसकी कोग्निटिव, फिजिकल और सोशल स्किल्स भी इंक्रीज होती है, वो उनको भी सीख पाता है। और दूसरी तरफ ऐसा बच्चा जिसकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है तो ऐसे में बच्चे की फिजिकल, कोग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती है। और कई बार ये बच्चे डिप्रेशन, स्ट्रेस और लैक ऑफ मोटिवेशन को भी फील करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है। तो बच्चे कैसे ग्रो होते हैं फ्रॉम बर्थ टू अडोलसेंस, यानी जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे कैसे ग्रो करते हैं, इसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसी के साथ बच्चे कैसे लर्न करते हैं, थिंक करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और जो लोग उनके सराउंडिंग में है वो उनको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं और कैसे वो इमोशंस को समझते हैं, इन सब चीज़ों को हम चाइल्ड साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं यानी जो बाल मनोवैज्ञानिक है उनका मेन गोल होता है कि उन्हें बच्चे के माइंड को, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, उनको समझना है फ्रॉम प्री नेटल डेवलपमेंट टू अडोलसेंस। मतलब कि जो आपकी प्री नेटल स्टेज है वहां से अडोलसेंस यानी किशोर अवस्था तक बच्चे के माइंड में, बच्चे के बिहेवियर में जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनको समझना, उनको स्टडी करना चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चे को स्टडी करते हैं फ्रॉम बर्थ टू अडोलसेंस। ठीक है, इसमें हम उसके बिहेवियर को, कैसे वो लर्न करते हैं, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो दोस्त बनाते हैं, कैसे वो इमोशंस को समझते हैं, हर एक पहलू को यहाँ पर स्टडी किया जाता है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी की। तो हम देखेंगे कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है इसका क्या महत्व है। तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है इससे हम बच्चों को सही तरीके से समझ पाते हैं और हम बच्चे के विकास को भी सही से समझ पाते हैं। इसी के साथ हम उन सभी प्रॉब्लम्स को जिनको कि एक बच्चा फेस करता है हम उन्हें जान पाते हैं और उन्हें समझ पाते हैं। इसी के साथ जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ये टीचर को हेल्प करती है कि इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। अब हमने बात की थी कि हम सभी जानते हैं कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, ठीक है, उसकी डिफरेंट एबिलिटीज है, डिफरेंट कैपेसिटीज हैं। तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ये टीचर को हेल्प करती है कि वो इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। इसी के साथ जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ये हेल्प करती है कि ये बच्चे के स्पेसिफिक बिहेवियर के पीछे के कारण को भी जान पाए, समझ पाए। तो आपको याद रखना है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ये हमें बच्चों को अच्छे से समझने में, उनकी डेवलपमेंट को सही से समझने में और बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको जानने में, उनको अंडरस्टैंड करने में और इसी के साथ ये टीचर को भी हेल्प करती है कि वो इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। इसी के साथ बच्चे जो स्पेसिफिक बिहेवियर शो करते हैं उनके पीछे का क्या कारण है इसको जानने में भी वो हमारी हेल्प करती है। तो आपको याद रखना है कि इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। तो चलिए अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से जुड़े कुछ एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद दिस थॉट। तो आपको बताना है कि यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी है कि जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंशियल और स्लो प्रोसेस है, ये किस थिंकर से जुड़ी हुई है। तो ये स्टेटमेंट जो है स्किनर से जुड़ी है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का इंटरनल फैक्टर है। तो हमने अभी बात की कि जो इंटरनल फैक्टर है उसमें आपके इंटेलिजेंस, फिजिकल फैक्टर और हेरिडिटी ये तीनों आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। तो आपको बताना है कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ की ओर चलती है। तो हमने बात की है कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी जनरल टू स्पेसिफिक होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जनरल टू स्पेसिफिक। आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी जनरल टू स्पेसिफिक चलती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है, ग्रॉस टू फाइन चलती है और होल टू पार्ट्स चलती है। Next question is the sphelocaudal principle of development explains how development proceeds from। तो आपको बताना है कि जो sphelocaudal principle of development है उसके अनुसार जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ की ओर होती है। तो जो sphelocaudal है इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो हेड टू टो हो रही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हेड टू टो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट। हमने बात की थी कि जो डेवलपमेंट का रेट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि ये वाला जो प्रिंसिपल है ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। Next question is development is a never ending process this idea is associated with। तो आपको बताना है कि जो विकास है वो एक नेवर एंडिंग प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि ये विचार किससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। Next question is which of the following is a sensitive period pertaining to language development। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पीरियड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका अर्ली चाइल्डहुड है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अर्ली चाइल्डहुड। Next question is in which of the following stages do children become active members of their peer group। तो आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चे अपने पीयर ग्रुप में एक्टिव मेंबर की तरह रहते हैं। तो ये आपकी अडोलसेंस स्टेज है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। तो पूछा गया है कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस स्टेज। तो आपको बताना है कि जो शेम एंड प्राइड की फीलिंग है वो किस स्टेज के दौरान डेवलप होती है। तो ये आपकी चाइल्डहुड में डेवलप होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चाइल्डहुड। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।